Hello everyone, once again welcome to my channel. In this video I'm going to discuss CPU scheduling. Let's start with it. So today we will discuss following topics. First we will discuss about CPU scheduling, then CPU scheduler or short-term scheduler, and then dispatcher latency, process life cycle, and scheduling algorithm, throughput, turnaround time, waiting time, arrival time, completion time, and burst time. Okay, so we will cover these 12 topics. So let's start with CPU scheduling first. इन CPU scheduling we can see the term scheduling. अब इस scheduling का मतलब क्या होता है? जैसे आप नॉर्मल लाइफ में एक वर्ड यूज़ करते हैं schedule, कि मीटिंग इस टाइम से इस टाइम तक स्केड्यूल हुई है, या मेरे कोचिंग का स्केड्यूल ये है, मेरे स्कूल का स्केड्यूल ये है. तो स्केड्यूलिंग क्या होती है? एक प्रॉपर टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि आपका कोचिंग टाइमिंग इस टाइम से इस टाइम तक है, तो स्केड्यूलिंग हो गई. तो स्केड्यूलिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम, फाइन. जैसे आप आजकल लॉकडाउन के दौरान आप जूम मीटिंग अटेंड करते हो तो उसमें स्केड्यूल लिखा आता है कि योर मीटिंग इज स्केड्यूल फ्रॉम दिस टू दिस टाइम, फाइन. तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं स्केड्यूलिंग. अगर हम बात करते हैं सीपीयू स्केड्यूलिंग की, तो सीपीयू स्केड्यूलिंग का सिंपल सा मकसद होता है कि जो प्रोसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन कराना है. सीपीयू क्या करेगा? प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कराएगा. तो जो एग्जीक्यूशन होगा या फिर प्रोसेस को जो टाइम दिया जाएगा वो फेयरली, इक्वली या फेयरली सभी प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. जैसे कि अगर अभी आपके पास एक ही प्रोसेस है, अगर आप रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही टास्क है करने के लिए, सो आप क्या करेंगे? ईजिली किसी भी टाइम आराम से टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. बट नाउ इफ़ यू हैव मोर देन वन टास्क टू डू, अगर आपके पास ज़्यादा काम है करने के लिए, लेट सपोज कि आपको स्कूल भी जाना है, आपको फ्रेंड्स के साथ खेलना भी, आपको ट्यूशन भी जाना है, आपको पार्टी भी अटेंड करनी है, यू हैव दीज 4 टास्क लेट्स से. सो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप स्केड्यूल बनाएंगे, आप प्लानिंग करेंगे कि आप इस टाइम से इस टाइम तक खेलेंगे, आप इस टाइम से इस टाइम तक स्कूल जाएंगे, आप इस टाइम से इस टाइम तक पार्टी करेंगे, वट. तो आप सब क्या करेंगे? आप स्केड्यूलिंग करेंगे, अपने लिए टाइम बनाएंगे, ठीक है. फेयरली आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने इन सभी प्रोसेस के बीच में. तो इस तरह से सिस्टम में होता है. अगर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो सभी को सीपीयू एलोकेट होना ही है, क्योंकि सभी का एग्जीक्यूशन होना है. सीपीयू क्या करता है? एग्जीक्यूट कराएगा सभी प्रोसेस को, लेकिन उसके लिए क्या होगा? सभी प्रोसेस एक तरीके से क्या करेंगे? उन सीपीयू लेंगे और अपना एग्जीक्यूशन कराएंगे, राइट. तो क्या होगा? एक फेयरली, एक सही तरीके से उन्हें टाइम डिवाइड कर दिया जाएगा उनके लिए. तो अगर हमारे पास प्रोसेस है, लेट्स सपोज वी हैव प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4. लेट्स से ये प्रोसेसेस हैं अभी जिनका एग्जीक्यूशन होना है. तो क्या होगा? अगर P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है तो क्या हो जाएगा? इतने P2, P3 एंड P4 होल्ड पर रहेंगे. तो यही होती है सीपीयू स्केड्यूलिंग, कि किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करना है और कौन से प्रोसेस अभी होल्ड पर रहेंगे. देन किस प्रोसेस, इस एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद फिर कौन से प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होना है. तो इसे हम बोलते हैं सीपीयू स्केड्यूलिंग सिंपल टर्म्स में. तो स्केड्यूलिंग होती क्यों है? स्केड्यूलिंग इसलिए की जाती है जिससे कि जो भी टास्क हैं उनका काम, मतलब टास्क जो है फिनिश हो जाए टाइम पर. सही है. स्केड्यूलिंग क्यों करते हैं? जैसे हमारे जो भी टास्क हैं, अगर हम रियल लाइफ से रिलेट करें तो हमारी लाइफ में जो भी टास्क हैं हमारे पास, अगर एक दिन में हमें 10 टास्क कंप्लीट करना है तो हम इस तरह से स्केड्यूलिंग करें, इस तरह से अपना स्केड्यूल बनाएं, इस तरह से प्लानिंग करें कि हमारे सभी टास्क अच्छे से कंप्लीट हो जाएं और टाइम पर कंप्लीट हो जाएं, ठीक है. मतलब लिमिटेड टाइम में, या एक कह सकते हैं कि टाइम ज़्यादा हम ना लगाएं उन्हें करने के लिए. इस तरह से स्केड्यूलिंग करनी चाहिए. तो इसी तरह से सीपीयू स्केड्यूलिंग होती है जिससे कि सभी प्रोसेस को फेयरली सीपीयू मिल सके और वो अपना एग्जीक्यूशन आराम से करा लें, राइट. सो ये होती है सीपीयू स्केड्यूलिंग. नेक्स्ट वी हैव सीपीयू स्केड्यूलर. सीपीयू स्केड्यूलर और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर. तो इसका काम क्या होता है? अभी हमने आपसे बताया कि ये प्रोसेसेस जो P1, P2, P3 एंड P4 है, इन सभी का क्या होना है? एग्जीक्यूशन होना है. अब किस प्रोसेस का पहले एग्जीक्यूशन होगा तो वो कौन सिलेक्ट करेगा? तो वो सिलेक्ट करता है सीपीयू स्केड्यूलर या फिर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर. सीपीयू स्केड्यूलर का काम क्या होता है? प्रोसेस को सिलेक्ट करना, ठीक है, जिसका एग्जीक्यूशन कराना है. लेट सपोज कि आपके पास 4 या 5 टास्क है करने के लिए, तो आप उसमें से पहले कौन सा काम करना चाहते हैं, उसके बाद कौन सा काम करना चाहते हैं. तो आप क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कर रहे हैं टास्क को,
राइट। तो CPU स्केड्यूलर का काम भी क्या होता है, प्रोसेस को सिलेक्ट करना। जैसे अगर पहले P2 का कराना है तो उसने पहले P2 सिलेक्ट कर लिया, राइट। या फिर P1 का कराना है पहले P3 का कराना है, तो जिसका भी पहले एग्जीक्यूशन कराना है उसे सेलेक्ट करना सिर्फ काम किसका काम होता है, CPU स्केड्यूलर या फिर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का। नेक्स्ट वी हैव डिस्पैचर। सो डिस्पैचर इट इज़ अ मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका काम क्या होता है, ये CPU के पास प्रोसेस पहुंचाना। यहाँ हमारे पास CPU है, राइट। अब हमें क्या करना है, प्रोसेस को एक एक करके इसके पास पहुंचाना है, ठीक है। तो प्रोसेस P2 मान लीजिए जाएगा या P3 जाएगा, जिसे भी जाना है प्रोसेस को, तो ये एलोकेट कौन कराएगा, ये काम होता है डिस्पैचर का, फाइन। तो डिस्पैचर क्या करता है, एलोकेट कराता है, ठीक है। सिलेक्ट किसने किया, सिलेक्ट करता है CPU स्केड्यूलर या फिर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, एंड जो एलोकेट कराता है वो कराता है कौन, डिस्पैचर, राइट। तो ये हो गया हमारे पास डिस्पैचर। नेक्स्ट वी हैव डिस्पैचर लेटेंसी। तो डिस्पैचर लेटेंसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, डिले इन रेस्पॉन्डिंग, डिले इन रेस्पॉन्डिंग, इसे हम समझ सकते हैं ऐसे डिस्पैचर लेटेंसी को, फाइन। तो डिले इन रेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब क्या होता है कि डिस्पैचर कितना टाइम लगा रहा है एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड करने के लिए और दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करने के लिए, राइट। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अभी CPU के पास P1 प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा था, ठीक है, P1 प्रोसेस उसका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, और इसके बाद P2 का एग्जीक्यूशन होना है। मान लीजिए P2 अभी रेडी क्यू में है जिसका एग्जीक्यूशन नेक्स्ट होना है, राइट। तो क्या होगा, डिस्पैचर इसका क्या करेगा, P1 का एग्जीक्यूशन को होल्ड करेगा, या फिर हम कह सकते हैं सस्पेंड कर देगा P1 के एग्जीक्यूशन को, और P2 को वो CPU दे देगा, ठीक है। अभी कौन था, P1 था यहाँ पर CPU में जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा था। नेक्स्ट कौन आएगा, P2 आएगा जिसका एग्जीक्यूशन होना है। तो वो कितना टाइम लगा रहा है इसके एग्जीक्यूशन को होल्ड करने के लिए, इसके एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने के लिए, तो वो होती है डिस्पैचर लेटेंसी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ट्यूशन्स जाते हैं या कोचिंग सेंटर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट बैच चल रहा था जिसकी टाइमिंग थी 9 AM तक उसकी टाइमिंग थी, राइट। तो आपका टाइमिंग भी 9 AM है वहाँ पर जाने का। आप सेकंड बैच के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट बैच 9 AM तक चल रहा है और आपका सेकंड बैच स्टार्ट हो रहा है 9 AM से ही। तो जब टीचर रिलीज़ करता है फर्स्ट बैच के स्टूडेंट को और वो आपको फिर एंटर करने के लिए बुलाता है, ठीक है, तो उसके बीच में कितना टाइम लग रहा है, तो उसे हम बोल सकते हैं लेटेंसी। मतलब कितनी देर लग रही है, जैसे आप 9 AM में फ़र्स्ट बैच रिलीज़ होना है और 9 AM पर ही आपको आना है, तो जैसे ही ये रिलीज़ होगा ऐसे ही आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो इस बीच में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है या कह सकते हैं कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे लेटेंसी। तो इसी तरह से इसमें होता है डिस्पैचर लेटेंसी में होता है कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को होल्ड करना होगा और दूसरी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होगा, रिज्यूम करना होगा। तो इसे हम बोलते हैं, इसके बीच में जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं डिस्पैचर लेटेंसी, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रोसेस लाइफ साइकिल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसेस लाइफ साइकिल। तो प्रोसेस लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले होता है कोई प्रोसेस आया है, तो प्रोसेस आया तो वो ऑब्वियसली क्या है, न्यू है, तो हम यहाँ लिख देंगे न्यू। फर्स्ट स्टेज होती है न्यू। मान लीजिए कोई प्रोसेस आया, लेट्स से मैं बोल रही हूँ P1 प्रोसेस आया है, तो वो अभी क्या है, बिल्कुल न्यू प्रोसेस है, राइट। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो एडमिट हुआ, हम लिख देते हैं एडमिटेड। जैसे ही प्रोसेस एडमिट हुआ वो कहाँ पहुँच गया, रेडी स्टेट में, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रेडी क्यू में। जब हमें अभी हम पढ़ रहे थे प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 थे और P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा था, तो बाकी सभी प्रोसेस कहाँ पर थे, रेडी क्यू में थे, राइट। तो इसी तरह से जैसे ही प्रोसेस P1 आया है वो भी न्यू है, जैसे ही एडमिट हुआ वो रेडी क्यू में रेडी क्यू में पहुँच गया। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो रेडी क्यू में आया, अब स्केड्यूलिंग हुई। जैसे ही स्केड्यूलिंग होगी, यहाँ मैं लिख देती हूँ स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग होते ही वो कहाँ पहुँच जाएगा, रनिंग स्टेट में, रन होगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब वो रनिंग हो रही है उस प्रोसेस की। इसके बाद क्या हो सकता है, रनिंग होते होते वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो कंप्लीट हो जाता है, हम यहाँ लिख देते हैं कंप्लीट हो जाएगा, तो हम ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस विल टर्मिनेट, ठीक है। प्रोसेस क्या हो जाएगा,
टर्मिनेट हो जाएगा जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाएगी रनिंग। नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस जो रन हो रहा था उसे आईओ की ज़रूरत हो, इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं आईओ, तो वो कहाँ चला जाएगा, अगर उसे आईओ की रिक्वायरमेंट है देन इट विल गो टू वेटिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। वेटिंग स्टेट में आया और जो भी इवेंट्स थे वो हुए, उसके बाद वो फिर से कहाँ चला गया, रेडी क्यू में चला गया, ठीक है। तो वेटिंग में आया देन वो अगेन रेडी में चला गया, उसके बाद फिर से स्केड्यूलिंग होगी, फिर वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। अगेन अगर आईओ चाहिए होगा तो वेटिंग में जाएगा, फिर रेडी में जाएगा, फिर रनिंग, और जैसे ही कंप्लीट होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि रनिंग जब उसकी हो रही है तो कोई इंटरप्शन हुआ, ठीक है, तो इस केस में वो वापस रेडी क्यू में चला जाएगा। अगर कोई इंटरप्शन होता है तो वो क्या हो जाएगा, वापस रेडी क्यू में चला जाएगा, राइट। अच्छा, इंटरप्शन क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए उसका जो टाइम स्लाइस था वो एक्सपायर हो गया, ठीक है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स तो उसमें आपको बताऊंगी टाइम स्लाइस के बारे में, आपको पता चल जाएगा। तो मे बी उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए और इसलिए वो रनिंग से रेडी क्यू में चला जाएगा, फाइन। तो इंटरप्शन में ऐसा समझ सकते हैं कि टाइम स्लाइस एक्सपायर हो चुका है उसका, और अगर रनिंग से वो जा रहा है टर्मिनेट हो रहा है, इट मीन्स वो कंप्लीट हो चुका है, और अगर रनिंग से वेटिंग में जा रहा है इट मीन्स उसे आईओ की ज़रूरत है, और अगर वो रेडी स्टेट से वेटिंग स्टेट में वेटिंग से रेडी में जा रहा है तो कोई इवेंट अकर्स, ठीक है, कोई इवेंट हो रहा है तो इसलिए वो वेटिंग से रेडी में जाएगा। वेटिंग को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रोसेस अभी थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो चुका है और जब तक इवेंट नहीं हो जाते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, राइट। तो ये था हमारा प्रोसेस के लाइफ साइकिल का डायग्राम और थोड़ा सा प्रोसेस लाइफ साइकिल के बारे में। नेक्स्ट वी हैव स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम की ज़रूरत कहाँ होती है, कौन इसे यूज़ करेगा, कैसे करेगा। तो अभी हमने आपसे बताया था स्टार्टिंग में ही, आई गेस सेकेंड पॉइंट था, सीपीयू स्केड्यूलर बताया था। तो सीपीयू स्केड्यूलर ही क्या करता है, सीपीयू स्केड्यूलर सिलेक्शन करता है प्रोसेस का। अब मैंने आपसे बताया था कि वो P2 भी सिलेक्ट कर सकता है, P1, P3, P4, एनी ऑफ दीज, मतलब एक एक करके, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वो सिलेक्ट करेगा प्रोसेस को। मे बी वो पहले P2 कर ले, हो सकता है P4 पहले कर ले, देन P3, देन P1, देन P2, वो उसके लिए एल्गोरिदम्स हैं। तो सीपीयू स्केड्यूलर जो सिलेक्शन करता है किसी भी प्रोसेस का, तो वो किस तरह से करेगा सिलेक्शन को, तो उसी के लिए क्या किया जाता है, स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हम पढ़ते हैं। तो स्केड्यूलर एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। स्केड्यूलर क्या करता है, एल्गोरिदम्स का यूज़ करता है सिलेक्शन करने के लिए, प्रोसेस को सिलेक्ट करने के लिए जिनका एग्जीक्यूशन होना है, राइट। तो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम 2 टाइप्स की होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव। तो ये दो हमारे पास है, नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव, 2 तरह की सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे। तो नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ ऐसे ही। तो अगर हम इसका या ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है, इसे 3 वर्ड्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रीएम्प्टिव मतलब पहले से खाली कराना, और नॉन लग गया नहीं, तो इसमें क्या होगा, पहले ही उसे एम्प्टी नहीं कराएंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, अगर अभी प्रोसेस P1 की P1, P2, P3 एंड P4 P4, सो अगर 4 प्रोसेसेस हैं और इन सभी का एग्जीक्यूशन होना है और फिलहाल P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, राइट। तो क्या होगा, जो बाकी प्रोसेस जो होल्ड पर है वो इसे ज़बरदस्ती खाली नहीं कराएंगे सीपीयू। वो ऐसा नहीं करेंगे कि P1 को होल्ड पे रखकर फिर खुद एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दे, देन P1 बाद में कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ लिखा नॉन प्रीएम्प्टिव, इट मीन्स कि पहले जो प्रोसेस अभी जिसका एग्जीक्यूशन हो रहा है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव में क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट। मान लीजिए P1, P2, P3 एंड P4, अगेन इन 4 प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन होना है, ये रेडी क्यू में है। तो क्या होगा, अगर P1 का एग्जीक्यूशन सबसे पहले चल रहा है, ठीक है, P1 का एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो हो सकता है कि इसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, राइट। तो बीच में ये रुक जाएगा और P2 CPU ले लेगा या फिर P3 CPU ले लेगा। इसके लिए कुछ एल्गोरिदम अभी हम आगे पढ़ेंगे।
तो इस ऐसा होता है, अगर P3 ने CPU ले रखा है मीन्स P3 का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो हो सकता है कि इंटरप्शन हो जाए और P2 आ जाए, फिर P3 को होल्ड पर रख दिया जाए। तो ये होता है प्री एम्प्टिव। तो सिंपल है, नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब कि जो जिसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, हो सकता है इसका पहले चलेगा या फिर इसका या इसका किसी का भी स्टार्ट हो सकता है। तो जिसका चल रहा है एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट होगा, देन दूसरा प्रोसेस आएगा। लेकिन इस केस में प्रीएम्प्टिव के केस में इंटरप्शन हो सकता है, राइट। तो नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे पास कौन कौन होते हैं? यहाँ होता है हमारे पास FCFS। नॉन प्रीएम्प्टिव में होता है हमारे पास FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट है ये। एंड यहाँ सेकेंड होता है हमारे पास SJF। SJF मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राइट। तो ये एल्गोरिदम्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर अप करेंगे, इसके एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगी। और इस यहाँ पर हमारे पास प्री एम्प्टिव में हमारे पास कौन कौन आता है? प्री एम्प्टिव में हमारे पास फर्स्ट आता है SRTN। इट मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट आता है हमारे पास राउंड रॉबिन, RR मीन्स राउंड रॉबिन। तो ये हमारे पास है जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड नॉन प्रीएम्प्टिव है ये, और SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एंड प्रीएम्प्टिव में हमारे पास आता है SRTN, इट मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, और RR आता है राउंड रॉबिन, राइट। तो ये 4 हम कवर करेंगे एल्गोरिदम्स विद एग्जाम्पल, विद एक्सप्लेनेशन, और इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियोस ज़रूर देखिएगा, कमिंग वीडियोस आप जो सबके लिए ज़रूर देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस टर्मिनेटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि कितने प्रोसेस पर यूनिट टाइम टर्मिनेट हो रहे हैं, वो होता है थ्रूपुट, राइट। नेक्स्ट वी हैव टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? ये थोड़ा समझने की चीज़ है, और ये आपको फार्मूलाज में ही मिलेगी जो हम आगे एल्गोरिदम जब सॉल्व करेंगे, राइट। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इज़ द टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन द सिस्टम, राइट। तो कितना टाइम कोई भी प्रोसेस सिस्टम में स्पेंड कर रहा है, वो होता है उसका टर्न अराउंड। मैं इन्हें फिर से रिपीट करूँगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी प्रोसेस को कितना टाइम वेट करना पड़ा रेडी क्यू में। जब प्रोसेस रेडी क्यू में था, इट मीन्स उसका एग्जीक्यूशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, CPU एलोकेट नहीं हुआ है, तो उससे पहले उसे कितना टाइम उसे वेट करना पड़ा। इफ़ यू आर इन अ बैंक, अगर आप बैंक में गए हैं एंड यू आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, आप लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको कितना टाइम लग रहा है उस लाइन में जब तक आपको आपका पैसे नहीं मिले, या फिर आप जो भी काम करने के जब तक आपको वो काम आपका नहीं हुआ, तो उससे पहले आपको कितना टाइम लग रहा है, राइट। उस काम को स्टार्ट होने से पहले आपको कितना टाइम वेट करना पड़ा क्यू में, तो वो होता है वेटिंग टाइम। तो इस तरह से जो प्रोसेसेस हैं वो भी रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं अपना टर्न का, तो उन्हें कितना वेट करना पड़ रहा है, दिस इज़ वेटिंग टाइम। नेक्स्ट वी हैव अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इसके भी नाम से ही पता चल रहा है, अराइवल टाइम इट मीन्स कि प्रोसेस किस टाइम आया है, ठीक है। प्रोसेस जिस टाइम आता है उसे हम बोलते हैं अराइवल टाइम। एंड नेक्स्ट वी हैव कंप्लीशन टाइम, एज द नेम एम्प्लाइज कंप्लीशन। तो कंप्लीशन मतलब प्रोसेस किस टाइम कंप्लीट हो जाता है, या फिर जब उसका टर्मिनेशन हो जाता है, मतलब कि उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। एंड नेक्स्ट वी हैव बर्स्ट टाइम, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बर्स्ट टाइम क्या होता है? प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए CPU, मतलब कितने टाइम तक के लिए प्रोसेस को CPU चाहिए। अगर हम इसे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, तो अगर आप कहते हैं कि मैं अपना होमवर्क हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लूँगा, इट मीन्स कि आपका बर्स्ट टाइम क्या है होमवर्क के लिए? हाफ एन आवर, राइट। तो इस तरह से जैसे प्रोसेसेस है हमारे पास, मान लीजिए कि प्रोसेस P1 है, तो उसको कुछ 2 मिलीसेकंड्स के लिए, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, राइट। प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाते हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं सेकंड लेकर चल रही हूँ, मान लीजिए कि 2 सेकंड्स में प्रोसेस P1 है वो एग्जीक्यूशन उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो प्रोसेस P1 को टोटल 2 सेकंड्स के लिए CPU चाहिए, तो वो होता है उसका बर्स्ट टाइम, राइट। मैं अब आपको इनके फार्मूलाज बता रही हूँ। सो अराइवल टाइम आपको बता दिया कि किस टाइम प्रोसेस आ रहा है, सो दिस इज़ अराइवल टाइम। अराइवल टाइम को मैं यहाँ पर A से डिनोट कर रही हूँ, राइट। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट मैं यहाँ पर इसे A से डिनोट कर रही हूँ, इसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ।
एंड देन कंप्लीशन टाइम होता है, मींस वो किस टाइम कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो चुका है, तो इसे मैं यहाँ पर सी से डिनोट कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट इज बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम हम यहाँ बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और टर्न अराउंड टाइम हम टी लिख देते हैं। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इसकी डेफिनेशन पर। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टोटल टाइम स्पेंड बाय द प्रोसेस इन सिस्टम, मतलब कितना टाइम सिस्टम में स्पेंड किया है किसी प्रोसेस ने, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जब वो आया, ठीक है, प्रोसेस आया और प्रोसेस का कंप्लीशन हुआ, उसके बीच का टाइम, मतलब प्रोसेस जब आया है, एंटर किया प्रोसेस ने, वो टाइम, और जब उसका कंप्लीशन हो गया, ठीक है, तो वही तो सिस्टम में उसने स्पेंड किया है टाइम, ठीक है। मान लीजिए आप बैंक जाते हैं, बैंक में आपने एंट्री की और इसके बाद आप बैंक से निकले, तो वही तो टाइम हो जो आपने बैंक में स्पेंड किया। उससे पहले आप कुछ भी कर रहे थे, लेकिन अगर आप बैंक का टाइम देखना चाहेंगे, आपने बैंक में कितना टाइम स्पेंड किया, अगर आप गए वहाँ विड्रॉ करने के लिए मनी या कुछ भी करने के लिए, तो आपने कितना टाइम स्पेंड किया, वो क्या होगा जब आपने बैंक में एंट्री की और जब आपने बैंक से एग्जिट किया, राइट। तो इसी तरह से होता है, जैसे ही प्रोसेस आया इट मीन्स अराइवल टाइम, और प्रोसेस कब निकला है वो हो गया कंप्लीशन टाइम। इट मीन्स टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हम क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम मीन्स सी माइनस अराइवल टाइम, ये हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट वी हैव वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम आपसे बता दिया कितना टाइम वो वेट कर रहा है, ठीक है, रेडी क्यू में अपना कितना टाइम स्पेंड किया उसने, ठीक है। मान लीजिए आप बैंक गए हैं, अराइवल टाइम हुआ ए, इसके बाद क्या हुआ, आपको क्यू में लगना पड़ा, आप इतने टाइम तक के लिए क्यू में लगे रहे और यहाँ काउंटर था लेट्स से, और फिर आपका यहाँ पर टर्न आता है, आपको यहाँ क्यू में लगे हुए थे, फिर आगे होते गए आपको फिर यहाँ पर काउंटर के पर आने का मौका मिला और आपने अपना काम करा दिया। तो इतना टाइम आपको क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, एंड देन यहाँ पर आपका कंप्लीशन हो गया, ठीक है। तो वो हो गया आपका वेटिंग टाइम। तो प्रोसेस के लिए भी ऐसे ही है, अराइवल टाइम मीन्स वो जिस टाइम आया है और फिर उसे कितना टाइम क्यू में अपना टाइम स्पेंड करना पड़ा। तो वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो ऐसा देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास P1 मान लीजिए कोई प्रोसेस था जो आया है अभी, ठीक है, और ये न्यू प्रोसेस है, तो ये न्यू जैसा भी हमने प्रोसेस लाइफ साइकिल पढ़ी थी। इसके बाद क्या हुआ, इसका एग्जीक्यूशन चला, ठीक है, तो जो भी था ये मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसे कंप्लीट दिखा दिया, राइट। तो यहाँ से ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अभी इसने ये टोटल क्या चीज़ है, टोटल था टर्न अराउंड टाइम। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कि कितना टाइम वो स्पेंड कर रहा है, कोई प्रोसेस कितना टाइम स्पेंड कर रहा है पूरे सिस्टम के अंदर। लेट्स से एक ही सिस्टम था, तो इसमें इसने कितना टाइम स्पेंड किया, तो दिस इज़ टर्न अराउंड टाइम, राइट। अब क्या हो रहा है, जैसे ही प्रोसेस आता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो एडमिट होता है और कहाँ चला जाता है, रेडी क्यू में चला जाता है, ठीक है। तो ये रेडी क्यू में चला गया और फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसे क्या हो जाएगा, CPU एलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, CPU एलोकेट होता है, तो इसे यहाँ CPU मिल जाता है, और जो इसका बर्स्ट टाइम होता है, मतलब उसे कितनी देर के लिए CPU चाहिए, उस टाइम तक वो CPU के अंदर रहता है और फिर वो टर्मिनेट हो जाता है, राइट। तो वेटिंग टाइम क्या हुआ, वेटिंग टाइम हुआ कि वो कितना टाइम रेडी क्यू में स्पेंड कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ वेटिंग टाइम एंड दिस इज़ टर्न अराउंड टाइम एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बर्स्ट टाइम, राइट। तो हमारे पास क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं वेटिंग टाइम कितना होगा, तो टोटल इज टर्न अराउंड टाइम माइनस दिस बर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेटिंग टाइम, ठीक है। यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि अगर हम टर्न अराउंड टाइम में से निकाल दें, क्या CPU बर्स्ट टाइम जो था वो निकाल देते हैं, तो क्या बचाएगा हमारे पास, सिर्फ इतना पोर्शन बचेगा। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, कि ये वेट कर रहा है, इट मीन्स ये वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ बर्स्ट टाइम था, मतलब वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है CPU के अंदर, तो उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। तो ये आ गया CPU बर्स्ट का, और ये कंप्लीट था टर्न अराउंड टाइम, इसमें से हमने माइनस किया तो ये पोर्शन बचा, एंड दिस इज़ व्हाट, वेटिंग। ये क्या कर रहा है, इस वक्त प्रोसेस वेट कर रहा है, इट इज़ इन रेडी क्यू। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेटिंग टाइम। तो इसी वजह से वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट। So that is it for today, and I hope I have explained what you were searching for. If you like this video, give it a thumbs up, and if you are new to my channel,
kindly subscribe it. Thank you.